हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा रहा है। इवन दो देयर वाज लॉकडाउन, देयर वाज बहुत इकोनॉमी प्रॉब्लम्स थी कोविड की वजह से। इन स्पाइट ऑफ दैट उन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे आगे जाते हुए उन स्टॉक्स में अच्छा एक टर्न अराउंड देखने को भी मिल रहा है और वो ऐसे ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टॉक की बात करूंगा। फर्स्ट जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। आईडीबीआई बैंक एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात हुई है कि इसमें आपको पता है कि आईडीबीआई में एलआईसी का 51% स्टेक है। ये मैंने एक वीडियो में बताया था। मैंने यस बैंक और एलआईसी ने जो यस बैंक में हिस्सा लिया, उस वीडियो में आपको मैंने एलआईसी के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से एलआईसी ने आईडीबीआई को एक तरीके से लॉस से प्रॉफिट में लाया है, विच इज वेरी डिफिकल्ट एट द इनिशियल स्टेज। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ आईडीबीआई बैंक में। अब आईडीबीआई बैंक को मैंने चूज क्यों किया? फर्स्ट रीजन ये है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के बाद लॉस, मतलब 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से उनको लॉस हो रहा था और इनका अभी प्रॉफिट आया है। तो इन्होंने ये क्वार्टर में करीब 144 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है इस क्वार्टर में, और पिछले 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से उनको लॉस हो रहा था। तो 13 करोड़ का प्रॉफिट तो व्हिच इज वेरी कमेंडेबल। और एलआईसी ने जब से इसमें स्टेक लिया है तो उसने अपने ऊपर ये जिम्मा उठा लिया है कि मुझे बैंक को बैंक की गाड़ी को ट्रैक पे लाना है। तो ये मुझे अच्छी बात नजर आई इसमें। और बट ये जो 144 करोड़ का था, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों 144 करोड़ का प्रॉफिट है इनका। क्योंकि इनका 1335 करोड़ का एक बैड लोन का प्रोविजन था जो कि रिवर्स हुआ है। प्रोविजन आपको पता है कि कोई भी बैंक बैड लोन के अगेंस्ट में अगर वो होता है तो वो अपने बैलेंस शीट में प्रोविजंस बनाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये फ्यूचर में अगर ये पैसा डूबता है उनका तो उनको वो उनको उनके लिए वो प्रोविजन पहले से ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बना के रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है। तो उनका जो 1335 का जो बैड लोन का जो प्रोविजन था, इसमें से ये रिवर्स हुआ है, मतलब इसमें से कुछ पैसा आता हुआ उनको दिखा है। तो इसके वजह से ये 144 करोड़ का एक उनको प्रॉफिट आया। और उनका जो पिछले साल का जो लॉस था वो करीब 3800 करोड़ का लॉस था। तो उसके अगेंस्ट में देखिए आप 144 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया, विच इज वेरी कमेंडेबल जॉब डन बाय बोथ आईडीबीआई मैनेजमेंट एंड एलआईसी बोथ। तो ये मुझे एक अच्छा दिख रहा है। और मैंने आपको वो जो वीडियो बताया था जिसमें मैंने यस बैंक के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने क्लियरली एक हाइपोथेसिस बताया था कि किस तरीके से एलआईसी और यस बैंक का एलआईसी यस बैंक और आईडीबीआई को फ्यूचर में उसका टर्न अराउंड कर सकती है। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो उसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। तो फर्स्ट स्टॉक जो मेरा था कोविड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में, उसका फर्स्ट था आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट जो स्टॉक मेरे रिडार पर है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतरीन, आप बोल सकते हो, एक प्राइवेट बैंक है। मिस्टर वी वैद्यनाथन इसके चेयरमैन हैं, जिन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ, मैं उनका मैं बहुत काबिले तारीफ हूँ कि उनका जो परफॉर्मेंस, उन्होंने जिस तरीके से बैंक को ट्रैक पे लाया है और कंटिन्यू वो मेहनत कर रहे हैं बैंक को स्टेबल करने में, क्योंकि नया बैंक है, कुछ साल पहले ही लिस्ट हुआ है। बट उसके बाद उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे ड्यू टू बैड लोन्स, और ये टेलीकॉम में भी इनके कुछ लोन्स है, तो उसके वजह से भी। बट कंपनी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसने इसका जो रन करने का जो तरीका है, वी वैद्यनाथन जिस तरीके के इंसान है वो बहुत अच्छे तरीके से बैंक को रन कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरा जो रीजन था इसको चूज करने का उसका था कि इनका जो नेट प्रॉफिट राइज हुआ है वो हुआ है 97.5 के करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट आया एट द एंड ऑफ जून। और ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो था 617 करोड़ का लॉस था इनको। तो लॉस से वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई अभी। अब इनका जो 97.5 का जो प्रॉफिट था, ये मोस्टली जो आया है वो ट्रेजरी गेन से आया है। ट्रेजरी गेन्स का मतलब इनके पास जो भी फंड्स था, इसको उन्होंने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी गेन्स। अब ये एक रीजन था ट्रेजरी गेन से।
दूसरा जो मेरा रीजन था इनको चुनने का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपको जो लोन देते हो और जो लेते हो, मतलब लेने का और देने के बीच में का जो प्रॉफिट होता है, यही उनका रेवेन्यू होता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा ये है कि कंपनी निरंतर प्रयास कर रही है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को कम करने का। तो ये फ्यूचर में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को कम करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहती है। और दूसरी बात बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करती है। वो सारे ऑपरेशंस अपने मोस्टली वो, और इसके आप देखिए अकाउंट ओपनिंग भी जो होते हैं मोस्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं, वर्चुअली होते हैं। तो ये मुझे एक पसंद है इस बैंक के बारे में कि अपनी ये कॉस्ट को निरंतर कम करने की प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा ये बैंक में कि ये बैंक का निरंतर प्रयास है कि ये कंपनी रिटेल लोन पे ज्यादा फोकस कर रही है, रिटेल लोन्स पे ज्यादा फोकस कर रही है, ना कि होलसेल लोन पे। क्योंकि होलसेल के लोन्स पे आपका जो डिफॉल्ट होने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिटेल में क्या होता है, हम जैसे आप जैसे क्लाइंट जो होते हैं या फिर लोग जो होते हैं वो मतलब इतने इजीली डिफॉल्ट नहीं करते, ये लोग जल्दी पे कर देते हैं बैंक को। तो यही बैंक का फोकस है कि वो रिटेल पे फोकस करे, होलसेल पे ज्यादा फोकस ना करे। और दूसरा ये है कि ये अपने जो कासा रेशो जो है इसको भी कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कासा आपका अगर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपको लोन लेने की बाहर से दरकार नहीं पड़ेगी, आपके ऑलरेडी डिपॉजिट्स रहेंगे, वहीं से आप आगे उसको लोन दे सकते हो पब्लिक में या फिर जिसको भी जरूरत होगी। तो ये डिपॉजिट को जनरेट करने में बहुत एग्रेसिव हैं और अपने ब्रांचेस भी बहुत एग्रेसिवली ऑल ओवर इंडिया में खोल रहे हैं। और प्लस मिस्टर वी वैद्यनाथन जी तो हैं जो कि एक बहुत एबल पर्सन है और बहुत अच्छे तरीके से बैंक को रन करे। तो मुझे दूसरा ये स्टॉक अच्छा लग रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। और जिस तरीके से उन्होंने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया वो भी एक काबिले तारीफ है। तो चलिए मैं थर्ड स्टॉक की तरफ जाऊंगा। थर्ड स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी, आपको सभी को पता है। टाटा स्टील के बाद इन्हीं का नाम आता है स्टील सेक्टर में। अब इसको चुनने का मेरा रीजन क्या था, फर्स्ट था इनका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनका जो क्वार्टर में आया है वो आया है 267 करोड़ का प्रॉफिट आया इनको, अगेंस्ट द लॉस ऑफ 87 करोड़ का। इसी क्वार्टर में पिछले साल उनके पास 87 करोड़ का लॉस था जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट में। बहुत ही काबिल तारीफ काम किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो बहुत अच्छी बात लगी उनकी, इनका जो एबिटा था, एबिटा मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इनका जो एबिटा था पिछले, जब से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है तब से सबसे हाईएस्ट एबिटा इनका प्रॉफिट रहा है। अब इनका एबिटा प्रॉफिट कितना रहा है, 2384 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है, जो कि जब से कंपनी इनिशियल मतलब स्टार्ट हुई है तब से पहली बार इन्होंने इतना बड़ा एबिटा का फिगर पोस्ट किया है। बहुत ही बढ़िया है, कंपनी को इससे कॉन्फिडेंस आता है। अब ये जो चीज है ये 10% ईयर ऑन ईयर जंप है, मतलब पिछले साल जो भी आपका प्रॉफिट था वहां से 10% इंक्रीज एबिटा प्रॉफिट हुआ है इनको। ये था कंपनी का जब से स्टार्ट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट के उससे। अब मेरा और एक रीजन क्या है, इनको दो तीन और रीजन है ये जिंदल स्टील एंड पावर चूज करने का। एक है इनके सुपीरियर वॉल्यूम ग्रोथ, इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है बहुत बहुत भयंकर इनके वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहे हैं। तो इनके वॉल्यूम ग्रोथ और आगे बढ़ेगी क्योंकि जब इकोनॉमी में और सुधार आएगा, इकोनॉमी जब सुधरेगी देन इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दे आर द वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन स्टील सेक्टर इन इंडिया। तो इनके वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो लीडिंग प्लेयर्स है, जो लीडर्स होते हैं इंडस्ट्री के, उन्हीं के पास पे ज्यादा डिमांड आती है। दूसरा रीजन मेरा ये था कि इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली कॉस्ट स्ट्रक्चर को कम कर रहे हैं। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर कम करने से क्या, ऑब्वियसली अगर कॉस्ट कम होगा इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉस्ट होता है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, मतलब इनके बिजनेस रन करने में जो कॉस्ट लगता है तो वो कॉस्ट को डिक्रीज करने में निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो है निरंतर प्रयास कर रही है। अब इससे होगा क्या, इससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा जो मेरा रीजन था, इनके पास एक सारडा एक करके जगह है, वहां पे आयरन ओर जो उनका प्लांट है, उनको वो आयरन ओर प्लांट को काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आयरन ओर से क्या, वो खुद का अगर वो आयरन ओर इस्तेमाल करेंगे प्लांट का तो इनका कॉस्ट पे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। अगर खुद का ये कहीं से यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका वो कॉस्ट बचेगा। तो यही और एक ये चीज है कि वो इसका भी जो रीजन है वो भी कॉस्ट में था कि इससे इनका भी कॉस्ट बचेगा। और चौथा जो मेरा रीजन था इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का,
इनका डीलेवरेजिंग का रीजन था। डीलेवरेजिंग मतलब होता है अगर उनके पास कुछ उधार है तो उसको कम करने की निरंतर प्रयास चल रहा है मैनेजमेंट का। तो इनका मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे पास जो भी डेट है उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, मतलब हम उस डेट को और कम करने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर। तो ये कुछ 4-5 रीजन थे इस स्टॉक का पॉजिटिव, जो कि इस सिचुएशन में भी, इकोनॉमी के इस खस्ता हालत में भी उन्होंने लॉस से अगर प्रॉफिट में अपने आप को लाया, और मामूली लॉस नहीं है ये, 87 करोड़ से 267 करोड़ का प्रॉफिट अगर अपने उन्होंने पोस्ट किया है इस क्वार्टर में, मतलब ईयर ऑन ईयर, तो बहुत काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ा एबिटा उन्होंने अपना जो पोस्ट किया जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था और मैंने आपको रीजन बताया सारे क्यों मैंने ये चूज किया। चौथा जो मेरा स्टॉक है उसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट रन कंपनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन काम है कंटेनर वाला बिजनेस होता है, मतलब इनके जो कंटेनर्स होते हैं इनके थ्रू माल सप्लाई होता है इधर से उधर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है ये इनके कंटेनर्स के थ्रू होता है। अब इसको चूज करने का मेरा पहला रीजन ये था कि इनका नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में वो आया है 317 करोड़ का, अगेंस्ट इनके जो लॉसेस थे पिछले क्वार्टर्स में वहां से कहीं ज्यादा प्रॉफिट आया है। मतलब इनका कहना यह है कि 317 करोड़ का जो प्रॉफिट है इनका पिछले 54 क्वार्टर्स का, 54 क्वार्टर्स का मतलब आप मान के चलो 4.5 साल के बाद इनका इतना ज्यादा प्रॉफिट आया है 317 करोड़ का। तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इन्होंने ये जो प्रॉफिट पोस्ट किया है 54 क्वार्टर से सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो अब मान के चलो 4.5 साल के बाद पहली बार इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट पोस्ट किया है अपने बैलेंस शीट पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब ये जो बढ़ने का कारण ये था कि अभी जिस तरीके से आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस $80 से करीब करीब $30-35 के आ गए थे। अब इससे क्या हुआ कि जो भी आपके ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर ऑयल के जो बिजनेसमैन है जो ऑयल को जो रिफाइन करते हैं, तो उनका क्या कहना था कि हमारे पास तो कम रेट पे ऑयल है, मतलब अभी $80 पे था, अभी $30 पे आ गया है। अब हम इतना ऑयल करेंगे क्या, हमने तो ऑयल ड्रिल कर लिया है, बट अब इसको अब इतना ज्यादा ऑयल का सप्लाई आ गया था उस टाइम पे कि हम ये ऑयल को रिजर्व करना पड़ेगा, मतलब ऑयल को रखने के लिए कुछ तो कंटेनर चाहिए। अब क्या हुआ कि इनके पास कंटेनर की कमी थी, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है कंटेनर्स की। तो अब इनका बिजनेस क्या है, इनका कंटेनर का बिजनेस है। तो कंटेनर के जो टैंकर्स जो होते हैं, टैंकर्स के रेट्स बढ़ गए, मतलब पर टैंकर अगर ₹100 लगता था पहले, तो अभी ये समझ लीजिए ₹200 लगने लगा। तो ये कस्टमर को ₹200 चार्ज करेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको तो ऑयल तो रखना है जो उनके कस्टमर्स है। तो उसके कारण क्या हुआ, इनके टैंकर के प्राइसेस बढ़ गए और इनके रेवेन्यूज, क्योंकि ये इनका मेन बिजनेस है, तो इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है ये बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया। तो यही एक रीजन था, वन ऑफ द रीजन था कि इनका जो प्रॉफिट है ये इतना ज्यादा 317 करोड़ का आया है। और आगे जाके भी ये मुझे लग रहा है कि जब इकोनॉमी और खुलेगी, बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का और बिजनेस स्टार्ट होगा, तो हमको और ये सेक्टर में या फिर स्टॉक में हमको और ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आगे, और आपको बड़ो इसमें इंक्रीज रेट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये भी स्टॉक आपको अपने रेडार पे रखना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो भी मैं आपके साथ स्टॉक्स के नाम डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको 1 या 2 महीने वाले नहीं है, आपको ये लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स है जिसमें सेक्टर्स में टर्न अराउंड हो रहा है और ऑल ओवर इकोनॉमी में टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये मैंने आपके साथ 4 जो स्टॉक्स आपके डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ थोड़े और डिटेल में बात कर लेता हूँ उनमें स्टॉक के प्राइस। जैसे आईडीबीआई बैंक का भी 41 रुपीज का प्राइस चल रहा है। इसमें एंट्री पॉइंट ये बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट, अभी आप एंटर कर सकते हो स्टॉक में, कोई रेड फ्लैग नहीं है स्टॉक में, भले ये डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि अभी एक जो स्टॉक है वो मतलब ये जो कंपनी है ये अपने ट्रैक पे आ रही है, एलआईसी इसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये देखिए इसका एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही एंट्री पॉइंट है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, डिविडेंड भले देती नहीं है, सेम आईडीबीआई जैसा ही काम है कि इसमें भी टर्न अराउंड स्टोरी चल रही है। मिस्टर वैद्यनाथन जी और इनका जो पूरा मैनेजमेंट निरंतर लगा हुआ है बैंक को ट्रैक में लाने में, भले इसमें समय लगे। तो ये दो एंट्री प्राइस बिल्कुल सही है इसमें, और इसमें कोई खराब बात नहीं है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी में। दूसरे जो कंपनीज है दोनों, उनका नाम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका भी भाव चल रहा है करीब करीब 61.55। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, मतलब अभी जो करंट प्राइस 61-62 का जो प्राइस चल रहा है वो उसका जो फेयर वैल्यू है मार्केट में उससे भी कभी सस्ते मिल रहा है आपको, मतलब ये शेयर आप सस्ते मिल रहा है आज की डेट में। एंट्री पॉइंट अच्छा है, आप एंट्री कर सकते हो, कोई रेड फ्लैग नहीं है इसमें।
जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल स्टील एंड पावर में एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी फिलहाल थोड़ा महंगा है मार्केट के हिसाब से, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि स्टील के सेक्टर के जो जितने भी स्टॉक थे वो भी हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, देन उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक ही, आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, डिविडेंड भले नहीं देती है। रेड फ्लैग की होल्डिंग प्लेज, मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है डिलीवर करने, मतलब अपने जो डेट्स हैं, जो भी इनके प्लेज शेयर्स हैं, उनको डीलेवरेजिंग कर रही है, तो निरंतर प्रयास करे मैनेजमेंट, तो ये क्लियरली उन्होंने अपने मैनेजमेंट रिपोर्ट में कहा है, तो इससे भी ये आप लगा सकते हो कि कंपनी निरंतर काम में लगी हुई है। तो ये स्टॉक मैंने आपके साथ 4 स्टॉक डिस्कस किए पार्ट 1 में। और स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले या फिर आप पोजीशन बनाने से पहले कृपया अपनी एनालिसिस करें, खुद का रिसर्च करें कि क्या हो सकता है, या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप किसी स्टॉक में पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है, उसको आपको ही अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा सोच समझ के। तो चलिए वीडियो यहाँ यही एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, चैनल पे नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।